चलो शुरू चलो करते हैं। रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है ना तेरा, वो इक्विटेबल ग्रोथ के बारे में है। राइट। पोस्ट एलपीजी और चैलेंजेस पूछा है, सही बात है, सही ठीक बात है। है। तो तूने एक्सप्लेन किया है इंडिया, मतलब इंट्रो दिया है इंडिया की ग्रोथ जर्नी बता के पोस्ट एलपीजी, ठीक है। उसके बाद तूने नॉन इक्विटेबल ग्रोथ को हाईलाइट कि किया है, हाँ बट क्वेश्चन इज अबाउट इक्विटेबल ग्रोथ। तो ये बेटर रहता है जब तू इंट्रो में इक्विटेबल ग्रोथ को एक्सप्लेन कर, मतलब डिफाइन करता। फिर इक्विटेबल ग्रोथ की ड्राइविंग फोर्स क्या है, जैसे तूने नॉन इक्विटेबल ग्रोथ का बनाया ना टेबल वेबल जो भी, ये वहां तो इक्विटेबल ग्रोथ के ड्राइविंग फोर्स बताता। फिर बताता है कि चैलेंजेस क्या रहे पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स इक्विटेबल ग्रोथ अटेन करने में, ठीक। हाँ मैंने पर डील ऐसे करा ना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा वो तो ये बोला ना कि नॉन इक्विटेबल है ग्रोथ तुम्हारी, तब नहीं, क्वेश्चन ये पूछा है कि इक्विटेबल ग्रोथ अटेन करने में चैलेंजेस क्या हैं। तो तूने उल्टा अप्रोच, अपोजिट ले लिया, नॉन इक्विटेबल पे फोकस हो गया। तो समझा? हेलो? तक गया क्या? हेलो? हाँ वो भाई, आ रही है, तेरी तेरी आवाज आवाज आ नहीं रही आ रही, तेरी है। नहीं नहीं नहीं, आ रही। तेरी आ रही है। अब अभी आ आ रही रही है। है, अब आ रही है। हाँ, क्या बोल रहा था तू? तो मेरा पॉइंट है कि जो क्वेश्चन का इनहेरेंट मीनिंग वही है ना कि जो तुम्हारी ग्रोथ है वो इक्विटेबल नहीं है। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि चैलेंजेस क्या हैं इक्विटेबल ग्रोथ में जो इंडिया ने फेस किए। तो ठीक है। इन स्पाइट ऑफ डिफाइनिंग और एक्सप्लेनिंग नॉन इक्विटेबल ग्रोथ, मतलब ये होता है कि पहले तू इंट्रो में दे देता कि इक्विटेबल ग्रोथ होता क्या है। तो मुझे उससे ये होता है कि मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इंडिया में अब इस टॉपिक पे बात करेगा ये। सही बात है, सही बात है, मतलब सही बात इक्विटेबल ग्रोथ के तूने कुछ डेफिनेशन कीवर्ड्स दे दिए ना कि ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं इक्विटेबल ग्रोथ के। तब मुझे आइडिया होगा ना कि हाँ, अब इस पे बात करेगा, चैलेंजेस इस पे हैं। राइट। हाँ, अब क्वेश्चन पूछो। दूसरा फैक्टर ये है कि जैसे तूने ये चैलेंजेस लिखा है, ठीक है। तो इक्विटेबल ग्रोथ का जो मतलब एक आइडियल स्टेज होता है वो क्या होता है कि सबसे कम लेबर फोर्स प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में, और सबसे ज्यादा लेबर फोर्स टर्शियरी सेक्टर में। लेकिन इंडिया में उल्टा है। टर्शियरी सेक्टर में सबसे कम लेबर फोर्स और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा सही बात है। तो चैलेंजेस में हाँ। हमें ये सब एक्सप्लेन करना चाहिए था कि जो मतलब रिफॉर्म्स तो चाहिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बट ये तूने एक्सप्लेन नहीं किया ना कि रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा ना, उनको पुल आउट करना है हमें। एग्रीकल्चर से 45% की जो पॉपुलेशन है उसको 10% कैसे लाएं, ये है चैलेंज। नहीं, मैंने जो इससे ये भी लिखा ना, अंडर परफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि उसका पोटेंशियल कम है लार्ज पॉपुलेशन को कंज्यूम करने का। तो वहाँ मुझे फैक्ट देना चाहिए था ना कि भाई कैसे सर्विस सेक्टर में अगर नहीं, तूने लिखा है कि हैव पोटेंशियल टू एम्प्लॉय लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, पर वो रह गया। मतलब देख, बेसिक क्या है, जैसे कि एमएसएमई में क्या बोलते हैं, 44 से 50 करोड़ की जनता है काम कर रही, लेबर फोर्स एमएसएमई में। सही बात। फिर भी इक्विटेबल ग्रोथ नहीं है, क्यों? इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से, ठीक है। सर्विस सेक्टर, मतलब ये सारे चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल देख, इक्विटेबल ग्रोथ हमारी हमारी ग्रोथ के क्या बोलते हैं फैक्टर्स या ड्राइविंग फोर्स क्या है। पहली बात, एजुकेशन स्किल। ये चैलेंज है ना कि एजुकेशन स्किल सबको मिल रहा है। फिर दूसरा, हमारा जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी तो है नहीं। तो जब हम कंज्यूम ही करेंगे तो इकोनॉमी जो ड्राइविंग फोर्स है कंजम्पशन बेस्ड है। इक्विटेबल ग्रोथ कब तक नहीं होगा जब तक कंजम्पशन बेस्ड से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं बनेंगे।
और उसमें राइट, राइट। मैन्युफैक्चरिंग ये सब इन सब चीजों का रोल आ जाता है। हम्म, 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 तीसरा इक्विटेबल ग्रोथ क्यों नहीं है, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, हम्म, इसको भी तू ठीक है, मतलब वेल्थ है, वेल्थ की कमी नहीं है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड है, इक्विटेबल वो नहीं है। राइट। चौथा है कि लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन इनफॉर्मली, इनफॉर्मल इकोनॉमी सबसे ज्यादा है ना पार्ट इंडिया में, तो 90%। इनफॉर्मली सब कुछ रहेगा तो जो जब ऑन पेपर नहीं रहेगा तो बेनिफिट्स ये सब भी ट्रांसफर नहीं होंगे, पॉलिसी लूप होल्स में सब कुछ चला जाएगा। राइट, 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 राइट। इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और तीसरा जैसे एम्प्लॉय, जैसे लेबर राइट्स की बात होती है, जैसे आजकल चल रहा है 9 घंटे काम, 90 घंटे काम, ऐसा कुछ एम्प्लॉयज जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, मेडिकल के, चाहे पीएफ हो गया, चाहे ईपीएफओ हो गया, ऐसा कुछ, तो अगर जब राइट। इनफॉर्मल इकोनॉमी ही रहेगी तो इनके पास जाएगा कैसे बेनिफिट, इक्विटेबल ग्रोथ कैसे अचीव होगा। तीसरा मतलब, और भी जैसे कि ग्रोथ और क्या है, डिजिटल रेवोल्यूशन है ग्रोथ का एक फैक्टर, तो अब इसमें ये देखना है कि डिजिटली कितने लोग एजुकेटेड हैं, ये भी तो एक, जैसे यूट्यूब हो गया फॉर एग्जाम्पल, अब जिसको चलाना आएगा वही चला पाएगा ना। तो मतलब ये सारे पॉइंट्स तुझे मेंशन करने चाहिए थे, तूने देख मेंशन इन, तूने क्या किया है, तूने चैलेंजेस ना बता के तूने कारण बता दिए इनइक्विटेबल ग्रोथ के, कि अंडर परफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग है, स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ है, ये तो पता है, लेकिन स्टैग्नेंट क्यों है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ये है चैलेंज की वहां की पॉपुलेशन को बाहर कैसे खींच के लाया जाए, चैलेंज ये है। तूने जैसे हायर स्किल रिक्वायर्ड इन टर्शियरी सेक्टर लिखा है, जो लेकिन इससे भी बेसिक है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वालों के लिए इंडस्ट्रियल स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है। स्किल कहाँ है लेबर के पास, मतलब कोई कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कोई फोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कोई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ये तो सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज के लेबर हो गए ना। कपड़ा मैन्युफैक्चर, टेक्सटाइल में, लेदर में, फूड प्रोसेसिंग में, तो ये पूरा तूने, मतलब ये तूने चैलेंजेस ना बता के तूने कारण बता दिए हैं। एक्स्ट्रा और ठीक कर, मतलब कंक्लूजन जो है और ठीक कर सकता था। और ये तो ठीक है ना, विशेष सर्कल ऑफ ये इनकम। अरे तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये देख, ये सारे पॉइंट्स लिखेगा यही, लेकिन इनको चैलेंज की तरफ पोस्ट करेगा ना कि कारण की तरह, ये सारे तेरे कारण लग रहे कारण है, ठीक है। सही, 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 सही। नेक्स्ट करें, ठीक है। ये अभी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला छोड़ देते हैं, ये एथिक्स का पार्ट है। तो अगर चैलेंज की तरह अगर पोज करना है ना, तो तुम मुझे एक एक कोई पॉइंट का एग्जांपल देके समझा दे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी मैंने बोला है कि स्टैग्नेंट ग्रोथ है एग्रीकल्चर की, और हमारा 50% एम्प्लॉय इसी पे ही है। तो नहीं देख, जैसे तू पहले शुरू से शुरू जब करेगा तो तू पहले फॉर एग्जांपल तूने इक्विटेबल ग्रोथ को एक्सप्लेन कर दिया, अब तेरे उसमें से फैक्टर्स निकलेंगे कि अब तू आगे क्या बोलने वाला है। इक्विटेबल ग्रोथ के लिए कुछ फैक्टर्स तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में वास्तविक स्थिति क्या है, जैसे मैंने बोला कि लेबर फोर्स क्या, कि ज्यादा लेबर फोर्स इसमें है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में, लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए कि कम लेबर फोर्स होना चाहिए और जीडीपी का थोड़ा ज्यादा हिस्सा होना चाहिए। समझ रहा है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है तो वैलिड, कि सेक्टर जो एग्रीकल्चर है वो 1-2% ही ग्रो कर रहा है और 45% के करीब एम्प्लॉय करता है, तो इसीलिए जो अब ग्रोथ का रेट है वो नहीं मिला। ये मेरा पॉइंट है। ये अब देख, जैसे तूने कहा स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, अब एग्जांपल दिया था ना 1-2% ग्रोथ पोस्ट 99 एक्सेप्ट 2020। अब देख तुझे, ये तो एक पॉइंट है कि स्टैग्नेंट ग्रोथ है, लेकिन स्टैग्नेंट ग्रोथ क्यों है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। तो पॉपुलेशन का एंगल डालता तब ये चैलेंज प्रॉपर बनता है। मतलब चैलेंज क्या है कि क्या बोलते हैं, टेकिंग आउट द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर, ये है चैलेंज।
उसके लिए तुझे स्किल डेवलपमेंट ये सब ये है, मतलब ये एक वो है, एक सीढ़ी की तरह समझ कि एक के बाद एक तू समझाएगा कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से तू खींच के उनको सेकेंडरी में लाएगा, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी में लाएगा, ऐसे समझ गया मैं, समझ गया कैसे एंगल होता वही तेरा स्किल पे भी, वो भी एजुकेशन में ही वही, जैसे है। मैंने ऊपर ड्राइविंग फैक्टर्स लिखे हैं ना, जैसे तू इक्विटेबल ग्रोथ के ड्राइविंग फैक्टर्स, वैसे ही तू इकोनॉमी में ही जाएगा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो इसको फॉर्मलाइज जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास डेटा सेट होगा ना, पॉलिसी लूप होल्स उतने कम हो जाएंगे। सही बात है, सही बात है, सही बात है। डन डन डन, तो क्लियर। ओके। समझ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो ऑस्ट्रेलियन कॉम्प्रिहेंसिव इस पे, ठीक है। तो इसका जो इंट्रो होगा ना वो थोड़ा और, मतलब जैसे तूने एफटीए का यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है, तूने एफटीए पे वो कर दिया है। अरे क्योंकि एफटी का नेक्स्ट स्टेप होता है ना पागल, इसलिए। हाँ हाँ, तो मुझे मतलब समझ ले कि मुझे एफटीए के बारे में नहीं पता, मुझे तो सिंपल ये जानना है कि सीका क्या है और इसका रेलेवेंस क्या है। तो तूने राइट। क्या बोलते हैं, तूने इंट्रो में दे दिया है एफटीए, ठीक है, लेकिन अब एफटीए को यहाँ नहीं बढ़ाने की जरूरत है ना, कि एफटीए और सीका में अंतर क्या है, मुझे क्या करना है उससे। तूने इंट्रो में अगर अगर एफटीए दे दिया। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता ना कि भाई जो ट्रेड का है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है मतलब पॉलिसी में। एज कम्पेयर टू एफटीए या कुछ भी, मतलब आप जो भी है पॉलिसी रेलेवेंस पूछते हैं तब तू आता है कि इट इज बेटर देन एफटीए या कुछ ऐसा, ठीक है। तो ठीक है। पहले इंट्रो तो और, मतलब इंट्रो थोड़ा और अच्छा बना सकता था, और दूसरा फिर इंट्रो को जो तूने एक्सटेंड किया ना, डिफरेंस बताया, वो मतलब समझ के अब बाहर जब पासिंग रेफरेंस दे ही जाता है एफटीए का, तो फिर वो जरूरत नहीं थी नीचे वाले बताने की। और और फिर मेरा कंटेंट फिर कैसा होता, मैं कंटेंट में और क्या घुसाता है यहाँ पे, दिक्कत तो वो भी थी ना। सुन, पहले तो हमें ये देखना है कि तूने इंट्रो देख, इंट्रो एक पहला वो होता है स्टेप, अगर वो खराब हो गया ना तो फिर इंट्रो के बाद ही चालू होगा ना। देख जैसे तूने एफटीए लिखा है, तो जो तेरा तूने इंट्रो जैसा दे दिया, तेरे दिमाग में वही इम्प्रिंट हो गया कि अब एफटीए के बाद ही बढ़ाता हूँ मैं, है ना। तो वैसे ही तूने उस क्वेश्चन में भी किया है, पहले जो नॉन इक्विटेबल वाले में, इक्विटेबल वाले में था, तूने उसको नॉन इक्विटेबल पे खत्म किया था, तो तूने बाद में इंट्रो के बाद में नॉन इक्विटेबल से ही शुरू किया। हाँ वो नेचुरल होता है ना। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंट्रो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इंट्रो एक आइडिया देने के लिए होता है कि आगे मुझे क्या दिखने वाला है क्वेश्चन आंसर में, ठीक। तो इसको इम्प्रूव कर भाई, मतलब इस तरीके से इम्प्रूव कर कि और डेफिनेशन सीखा की, और या तो ऐसी रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस ढूंढ कि जो डिफाइनिंग नेचर हो इसका, ठीक है। सेका का ऐसा कुछ रेलेवेंस या ऐसे कीवर्ड ढूंढ जो इसका डिफाइनिंग नेचर हो। अच्छा, ठीक जी। और राम, अगर बेटर होता कि मैं अगर एक छोटा सा डायग्राम बना के सेका का ही बताता कि इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी यार हाँ, ये जो तभी। सेका का तूने हाँ सुन रहा है। हाँ, सुन लो तभी। अगर वो सेका वाला मैं सिर्फ सेका ही बताता हाँ तो एफटी से हाँ ना करता तो। हाँ, अब ठीक है, ठीक सिग्निफिकेंस आ गया, ठीक है, सेका का। है। तो यहाँ ये जो तूने सारे पॉइंट्स देने कॉमन है, जेनरिक है, ये चलेंगे पॉइंट, लेकिन पहले तो मुझे मतलब और इसको वो बोल सकते हैं कि फुल प्रूफ बना सकता था कि पहले इंडो ऑस्ट्रेलिया ट्रेड का कुछ डेटा देता कि कितना होता है पर ईयर, फिर बिफोर से का और आफ्टर से का क्या अंतर होगा। अच्छा, बायलैटरल मैंने दिया है ना 25 बिलियन 2014। अरे ये तो सेका का सिग्निफिकेंस है ना, मतलब जैसे बिफोर से का क्या, आफ्टर से का क्या, ये ओ सब। बाप रे, इतना कहाँ से आएगा बाप रे। बाप, अरे भाई, जैसे कि जब हम, यार हेलो, कॉल आ रहा है यार। ले ले कॉल, ले ले पहले। एक सेकंड। हेलो। हम्म। हाँ भाई। हाँ, तो ठीक, जैसे तू बोल रहा है ना इतना डेटा कहाँ से आएगा, ये तो सेका पड़ेगा ही तो मतलब उसमें सेका में होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कितने बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है,
अरे नहीं, ट्रेड पर सेका डेफिसिट तो है हम या अब ये फॉर एग्जांपल सेका का क्वेश्चन मेरा यूए के साथ भी आ सकता है ना, क्योंकि सेका तो औरों के साथ भी करा हमने। वही थोड़ा तो कि बोल अपन रहा हूँ। ये अगर सेका का जहाँ फॉर एग्जांपल देख, जहाँ हम ये ट्रेड डील्स की बात करते हैं तो वहाँ ये डेटा होता ही है कि कितने बिलियन डॉलर का ट्रेड है, प्लस कितने कितने बिलियन का ट्रेड सरप्लस है या डेफिसिट है, हाँ, क्योंकि इतना तो मुझे मेन पता है चल। हाँ, इतना पता है, पर क्या हुआ बाद में ये पॉसिबल नहीं नहीं, बहुत। बिफोर आफ्टर का यहाँ बिफोर आफ्टर मतलब है कि अगर सेका के पहले कितने बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है और सरप्लस है हाँ, कि डिफिसिट है, सेका के बाद उस हाँ, पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये है इसका बिफोर आफ्टर। मतलब तो जैसे वो तूने यहाँ शो किया है हम्म, ना कि 25 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, इसकी बात हाँ, है। जैसे तूने लिखा ना, विल इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड बाय 25 बिलियन डॉलर। हाँ, नहीं नहीं, बाय नहीं लिखा मैंने, वैसे ये लिखा है कि इतना भी होता है बाय ट्रेड। तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो इसका जो थीटा का जो मेन इफेक्ट ही नहीं, अगर तू लिखेगा कि प्रोजेक्टेड डेटा क्या हो सकता है, ट्रेड में कितना इंक्रीज है कितना डिक्रीज, इंडिया के लिए क्या फायदा है, सरप्लस जाएगा या और आप ये दूसरा वो भी तो बहुत होता है ना, वो मतलब कोट करना भी तो सही नहीं है ना, ये कह रहा था मैं। क्या जो क्या होता है। डेटा है, अरे जैसे मैंने रियल डेटा है कि 25 बिलियन डॉलर अभी। अरे यार क्यों कॉल आ रहे हैं। किसके कॉल आ रहे हैं। हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है। चलो शुरू करें। हाँ, तो जो मेरा मेजर पता तू कह रहा है कि ऐसा डेटा रखना पड़ेगा। डेट ठीक नहीं, है, डेटा डेटा सॉरी, डेटा कह रहा हूँ। डेटा रखना पड़ेगा। और दूसरा तू बोल रहा है कि कितना ट्रिवियल हो सकता है कि मैं इतना बिलियन डॉलर से लिखती हूँ यार। अरे मेरा प्रोजेक्ट मेरा पॉइंट है कि स्पेकुलेटिव है ना प्रोजेक्टेड वाला। मैं मेरे हिसाब तो से 30% राइज लिख दूंगा मैं तो, कि बाय इट मे बी इंक्रीज 30%। नहीं, अगर तेरे पास डेटा है अरे तो मेरा तू, भाई, वो तो स्पेकुलेटिव है ना बहुत। अगर एक एजेंसी बोल रही है 30%, दूसरी एजेंसी अगर बोल रही तेरे है कि पास है ना तो तू कोड कर सकता है ना कि प्रोजेक्टेड डेटा ये एज पर दिस, वो तो ऑब्वियस है, सभी बोलते हैं 20 से 30% इंक्रीज हो सकता है। जो भी है। लेकिन वो एक क्या बोलते हैं, सब्सटेंशिएट करता है आंसर को कि हाँ इतना बढ़ सकता है, ये है फायदा। अच्छा, मैं ध्यान रखूंगा। मतलब मेरा पॉइंट था कि ये बहुत ट्रिवियल लगता है, तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि स्पेकुलेटिव है बहुत। स्पेकुलेटिव डाल सकता हूँ ना, ये मेरा पॉइंट है। स्पेक्युलेटिव नहीं लिख सकता वहां ना, स्पेक्युलेटिव नहीं लिख अरे सकता, प्रोजेक्टेड लिखेगा। हाँ, प्रोजेक्टेड मेल लिख। हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, हेलो, हाँ हेलो। हाँ आ गया। अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, सुनियो मेरी बात ढंग से, कि करंटली 25 बिलियन। स्पेक्युलेटिव एक नेगेटिव टर्म है थोड़ा सा। सुन तो ले मेरी बात, हम्म। सुन मेरी बात। 25 बिलियन डॉलर अभी होता है, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 30% मे बी इंक्रीज बाय दिस पर्टिकुलर, ये लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल। ये सही वो है। तो वो तो वो है ही ऑब्वियस ना, क्योंकि 30% ही होता है एक मीडियन। कोई ये डबल नहीं बोलेगा कोई अरे स्पेकुलेटिव। भाई, तो बोलेगा ना, इतना तो लिखेगा, कि वो भी नहीं लिखेगा। माय पॉइंट इज कि ये हाँ, स्पेकुलेशन तो नहीं लगेगा ना देखो एक रीडर को, ये क्या रहा हूँ मैं। नहीं ना, अगर तू ये लिखेगा कि हाँ 30% राइज है तो देख, अगर क्या कोई 10% लिखेगा तो 10% राइज, कोई 20% लिखेगा, तू 30% लिखेगा, मतलब कुछ लिखेगा तो कि एक राइज है प्रोजेक्टेड, फिर फालतू में तो ठीक है, सेका हो ही नहीं रहा। डन डन डन, स्पेकुलेट कर सकते हैं, ये पॉइंट है तेरा। हाँ। ठीक, डन डन डन। अब लेकिन हाँ, अब फिर जैसे एफडीआई है या इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें भी तुझे डेटा के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या एवेन्यूज, कैसे एवेन्यूज खुलेंगे, इन्वेस्टमेंट के कितने क्या मतलब ऐसा क्या हो जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट में अच्छा या मतलब इम्प्रूवमेंट हो गया, या कुछ कुछ ना डेटा के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। जो राइट तूने राइट, पॉइंट्स लिखे क्लियर ना, क्लियर क्लियर ठीक है। क्लियर। अब अगले उसमें आते हैं। अब इसमें तू और भूल गया, मतलब तूने डायस्पोरा या एजुकेशन को वो नहीं किया। जो इंडियन डायस्पोरा है ना, जैसे वीजा पासपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा इसका, कि इजी पासपोर्ट या एजुकेशन पे इंस्टीट्यूशंस में दाखिला देने का क्या मतलब, ये सब भी इंक्लूड करना चाहिए था तुझे इसमें से। अच्छा, ठीक ठीक है। ठीक ठीक। अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है, इंडो पैसिफिक।
तुझे इसमें जो सेंट्रिक डेटा है ना कि इंडिया इंडो पैसिफिक का कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन वाइज जीडीपी वाइज। क्यों इम्पोर्टेंट है इसलिए? नहीं ये तुझे लिखना है, मैं बता रहा हूँ क्या मतलब, ये मेंशन करना है इंडो पैसिफिक का जीडीपी वाइज पॉपुलेशन वाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कितने हैं। जब भी तू ये कॉम्बिनेशन या बायलेटरल ट्रेड्स या जैसे 5-5 हो गया, जैसे क्या बोलते हैं इंडिया यूएस इजराइल और ये क्वाड क्वाड क्या होता है, क्वाड है ना, हेलो हाँ सुन रहा हूँ। क्वाड है ना, तो जब भी ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स बनते हैं या बायलेटरल प्लेटफॉर्म्स बनते हैं ना, तो उसमें एक डेटा स्पेसिफिक मेंशन होता है कि जो दो जोड़े बने हैं वो वर्ल्ड जीडीपी का या अपने रीजनल जीडीपी का कितना हिस्सा है और कितने पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो उससे एक पॉजिटिव वो जाता है कि हाँ इनकी इम्पोर्टेंस इतनी है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो सही बात है। ये एंगल नहीं है तेरा कि मतलब एक, अगर इंडो पैसिफिक रीजन में पूछा है तो सिग्निफिकेंस तो बताएगा ना कि इनकी पावर क्या है। जैसे इंडिया की है 140 करोड़ पॉपुलेशन और X% ऑफ जीडीपी, वो 20% भी हो सकता है, 10%, 30% भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया का ये लिख सकता है कि X% ऑफ जीडीपी इतना पॉपुलेशन, दोनों मिलेंगे तो ऑब्वियसली कुछ हाँ अच्छा होगा। नहीं, मैं ये भी लिख सकता हूँ, सही बताऊँ तो तेरी बात सही है कि इंडिया पैसिफिक, इंडिया हैविंग लार्जेस्ट मिलिट्री एंड सेकंड क्या बोलते हैं बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ पैसिफिक रीजन। ऐसा लिखता तब भी बेटर रहता ना, क्योंकि मैं मतलब पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा कि मैं डेटा इतना याद रख पाऊंगा, पर ये तो पता ही है कि भाई टॉप 2 इकोनॉमी है ये। हाँ, क्योंकि हम जब ये क्या बोलते हैं मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म से इन सब की बातें करते हैं ना, तो ये मतलब तू देखा हुआ पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं हर जगह ये पढ़ा हुआ है कि जब भी ये लोग मिलते हैं तो उनका पॉपुलेशन जो स्ट्रेंथ उनकी बताती है और इकोनॉमी में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, ये जरूर डन डन मेंशन डन होता है। डन 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 क्लियर ठीक क्लियर है, क्लियर। अब इसको थोड़ा ना इंडो पैसिफिक रीजन, जैसे तूने लास्ट पॉइंट लिखा है काउंटर चाइना, तो इसको तुझे ना पहले दूसरे तीसरे पॉइंट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए था अलग तरीके से कि कैसे चाइना की सुप्रीमेसी को या उनके जो क्या बोलते हैं अग्रेसिव नेचर को काउंटर करने के लिए है, चाहे वो ये उनके जो ये क्या बोलते हैं उनको घेरने के लिए है या मतलब राइट। इकोनॉमिक रिंग फेंस है या जो वो क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का है उसके उसमें है, समझ रहा है। इंडो पैसिफिक जो इंडिया के इंडो पैसिफिक एंडेवर्स हैं, जैसे कि वियतनाम को ब्रह्मोस देना, वो भी तो इसमें इंक्लूड कर सकता था कुछ कुछ, मतलब एक पॉइंट बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि क्वेश्चन वो सेंट्रिक तो है नहीं, लेकिन वो इंडो पैसिफिक का भी पार्ट है। राइट 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 राइट। तो ठीक है, पहले दो और ये इंपॉर्टेंट भी पॉइंट यही थे ना, हाँ डिफेंस और स्पेस हाँ में हमारी कोलैबोरेशन, दूसरा की काउंटरिंग द बिगर प्लेयर्स, और तीसरा हाँ जो हम और नेवी और ये सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ना, हाँ और ये 3 ये पॉइंट भी में। ये हाँ, और ये भी मेंशन मतलब कि ये जो सेका है वो ऑल्टरनेट किस चीज का है, जैसे रिम्स हुआ था, मतलब ऑल एशियन कंट्रीज का नहीं हुआ था जिसमें इंडिया ने नहीं गया था, इंडिया नहीं ने अल्टरनेटिव, पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ तो ये अल्टरनेटिव है कि जो और ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी उसको वो जैसे करने के उसमें लिए। उसमें इंडिया का ये घाटा हो गया था कि एक तो जो भी कंट्रीज थे चाइना, मतलब बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज थे उसमें इंडिया पहले ही ट्रेड डेफिसिट में था। हाँ आरसीईपी, एग्रीकल्चर हाँ बात आ रही आरसीईपी, हमारी। हाँ आरसीईपी, ये आरसीईपी जो भी है, तो उसका हमें ऐसे तो काउंटर कर सकता था कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसका काउंटर ये है, ये हमारे लिए बेटर डील है। हाँ क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं ना, उसमें क्या हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पेल देती है हमारे को दूध और ये बेच के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हाँ, तो ठीक है ठीक है, समझ ये गया, क्लियर क्लियर। समझ रहा है। अब फिर तूने हाँ ये चार ये पॉइंट थे। हाँ, फिर कंक्लूजन तूने वही दिया है, भद्दा सा मजाक किया है। अरे यार पता नहीं क्या, मैं जब स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, कहाँ पड़ेगा तो यार। ठीक है, एनालाइज हाउ एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हाइलाइट्स द चैलेंज ऑफ डैम मैनेजमेंट इन इंडिया। और इंट्रो थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था, जो तूने इसमें क्या लिखा है कि देयर इज अ राइज इन एक्सट्रीम वेदर,
इवेंट्स लाइक लिखता, मैनिफेस्टेड की जगह लाइक लिखता, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर सिर्फ एक्सट्रीम रेनफॉल में मैनिफेस्ट नहीं होता, अलग अलग चीजों में मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ लाइक लिखता है ना, तो इससे इंप्रेशन ये जाता है कि एक्सट्रीम रेनफॉल इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो इसको और इम्प्रूव कर सकता था। क्या हुआ? हेलो, हाँ अरे सांस फूल गया था ना लगातार, मैंने इतना बोला था। अच्छा ठीक है ठीक है, तो इसको इंट्रो को और इम्प्रूव कर सकता था। ठीक है, और फिर तूने एक्सट्रीम रेनफॉल के एग्जाम्पल टॉरेंशियल छोड़ दिया वहां तूने। ओके, टॉरेंशियल में क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट ही होता है एक तरीके का, मतलब भड़बड़ा के एक ही जगह पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या बहुत लेस इंटरवल टाइम में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है एक जगह पे, उसको टॉरेंशियल रेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है, जिस चैलेंजेस में तूने क्या लिखा है पहला पॉइंट पर? चैलेंजेस, देख चैलेंजेस का पहला पॉइंट पढ़ते पढ़, हूँ क्या कर रहा है? स्ट्रेचिंग इंजीनियर्ड कैपेसिटी ऑफ डैम कॉजिंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेस। क्या है मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या है ये। नॉट स्ट्रेचिंग इंजीनियर्ड कैपेसिटी क्या है ये? सही बात है, स्ट्रेच्ड वो होता है, तो मतलब मेरा पॉइंट था कि इंजीनियर्ड कैपेसिटी मतलब स्ट्रेच जाती है ना बहुत ज्यादा, तो वो स्ट्रक्चरल डैमेज कर देती है, फालतू का इसको पॉइंट तो है। ऐसे लिख सकता था कि थ्रेट फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन कॉज डैम फेलियर, ऐसा कुछ। ठीक है, और मतलब जो टॉरेंशियल या मतलब एक्सट्रीम रेनफॉल होगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा? एब्रप्ट राइज इन वाटर लेवल्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। पहले ये लिखता ना कि भाई वाटर लेवल बढ़ जाएगा, सबसे पहले वो डैम पे असर करेगा। आप देख, सिविल इंजीनियर है तू, वाटर लेवल बढ़ेगा तो डैम फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे ना, क्योंकि लोड बढ़ेगा। ये सब तुझे कॉमन नॉर्मल पॉइंट्स में समझाना चाहिए था सबसे पहले। क्रोनोलॉजिकल चलना चाहिए ना। हाँ, फिर तूने राइजिंग सिल्टेशन लिखा है, राइजिंग सिल्टेशन नहीं, कॉज राइज इन सिल्टेशन। हैवी राइजिंग सिल्टेशन क्या, किस वजह से? सही ये बात है। ग्रामर इसमें गलत है। तीसरा पॉइंट ठीक है। ठीक है, ये क्या है? लेस टाइम अवेलेबिलिटी टू फॉलो प्रोसीजर्स। ये लिखना कि मतलब इसको कुछ अच्छा वो समझ गया मैं कन्विंस। ये। लिखते हुए दो एक चीज कर सकते हो आप लोग, या डिजास्टर तो तुम मैनेजमेंट बिकम्स द हार्ड या पार्ट। लिख सकते हो, या तुम लिख सकते हो या सोच सकते हो। सोच सकते हो। हाँ, तो अगर सोच रखा है पहले ना तो लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। तो देखिए ये तो मेरे दिमाग में फॉर एग्जांपल आया कि भाई टाइम कम अवेलेबल होता है, तो जो प्रोसीजर वगैरह है वो फॉलो करना इतना हार्ड नहीं हो, मतलब रियल टाइम डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो इसके लिए एक्सपीरियंस ही होता है। तो ये मतलब पहले ही बहुत कम मिलता है एक्सपीरियंस ऐसा कि भाई, तो मेरा पॉइंट ये था, तुम्हारा जो जितने गंद पर आई है। पॉइंट लिखे ना वो मतलब कन्विंसिंग है, वो काम से लाऊं है। डैम मैनेजमेंट पे क्या असर पड़ता है, तो इसका तो पहले इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंगल लिखता है, सही है। ठीक है, जो मतलब ऐसे पार्ट लिखता है जो कॉमन आदमी को जल्दी समझ आए, जैसे कि कैसे डैम फेलियर हो सकता है, फिर डैम मैनेजमेंट में कैसे कि उनके स्ट्रक्चर फेलियर, उनको रिपेयरिंग कॉस्ट, ये सब कॉस्ट कैसे, मतलब ये सब अ, पढ़ के एक अच्छे सही स्ट्रक्चर बना के ही लिखा जा सकता है। समझ गया मैं, स्ट्रक्चरिंग ग्रुपिंग भी प्रॉपर नहीं है, जो लेस टाइम अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, और हार्ड टू कि भाई डिसीजन कैसे लें कि नीचे वाले में फ्लड पड़ी है फिर भी हम छोड़ना पड़ेगा हमारे को। तो मतलब ये तो वो है ना कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड क्या बोलते हैं, ये और तरह का लिख डीएम सकता। का पार्ट हो गया, ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, ना कि डैम मैनेजमेंट का। हाँ ठीक है। ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी मेरे को ठीक लगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी वाला कि भाई हाँ हाँ, ठीक है, मतलब डैम के स्पेसिफिक जितने भी मतलब भले ही वर्क है उनके डिजाइन डिजाइन चैलेंजेस आए कि बना था किसी और लोड को हैंडल करने के लिए, एब्रप्टली अब लोड चेंज हो गया ऐसा, तो इसको अच्छे से आर्टिकुलेट करके, भले स्टाफ चैलेंजेस पे आए, उनके रिकंस्ट्रक्शन चैलेंजेस पे आए, मेंटेनेंस चैलेंजेस पे आए, ये सब लिखना है।